ये चारों को पार्टी से निकालना, माननीय उपेंद्र बाबू और माननीय ललन बाबू का इतिहास पढ़िए। माननीय नीतीश बाबू की जो सोच है उस कल्चर में उपेंद्र बाबू कभी नहीं ढलेंगे। सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। मैं आंखें न्यूज़ 24 से प्रभाकर आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं उपेंद्र कुमार विभूति जी हैं। हम इनसे राजनीतिक चर्चा करेंगे, जदयू में हो रहे उठापटक पर बात करेंगे और इनके साथ जो हुआ और इनके साथियों के साथ जो हुआ उस पर इनसे जानकारी लेंगे। तो चलते हैं हम विभूति जी के पास। बुलाया इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किन कारणों से आपके 4 अधिकारियों को जदयू से निलंबित किया गया। हमारे 4 बहुत ही मजबूत पदाधिकारी, 2 प्रदेश के महासचिव माननीय अनिल कुमार जी और माननीय डॉक्टर विपिन कुमार यादव जी। आप इनका जनता दल यूनाइटेड में आप जब इनका इतिहास को आप देखिएगा तो डॉक्टर विपिन कुमार यादव जी समता पार्टी के समय से पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं और डायरेक्ट हम लोगों के नेता वो माननीय नीतीश कुमार जी से जुड़े रहे हैं। अनिल कुमार जी प्रदेश महासचिव के साथ साथ वर्षों से मुख्यालय के प्रभारी थे। अजय आलोक जी, डॉक्टर अजय आलोक जी हमारे प्रवक्ता थे और समाज सुधार वाहिनी जो एक बहुत ही मजबूत प्रकोष्ठ है जिसके बड़े ही कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष भाई जितेंद्र नीरज जी हैं। ये चारों को पार्टी से निकालना हमारा, इस पे हमको एक लाइन कहना है कि चूंकि चारों व्यक्ति माननीय रामचंद्र बाबू से अटैच थे। 2010 में जब माननीय रामचंद्र बाबू अपना सरकारी सेवा छोड़ करके और वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना उन्होंने कदम रखा, तब माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने उन्हें 4-5 प्रकोष्ठ की जवाबदेही देने का काम किया। तो पार्टी, आप इनका इतिहास उलटिए सर। माननीय उपेंद्र बाबू और माननीय ललन बाबू का इतिहास पढ़िए। ये कभी जेडीयू के नहीं है। यहाँ जहाँ लाभ है, जहाँ अपनी क्या कहिएगा स्वार्थ है, वहाँ है ये लोग। उपेंद्र जी तो केंद्र के मंत्रिमंडल पद से त्याग पत्र दे करके फिर अपनी पार्टी उन्होंने बनाई थी। उनकी अपनी पार्टी जब नहीं रही उनके लिए, उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया और नीतीश जी से हाथ मिला लिया। तो आप लोगों के बारे में उपेंद्र जी क्या सोचते होंगे, ये आप जरा हमको बताइए। मैं तो पहले ही कह दिया कि जेडीयू का जो कल्चर है, माननीय नीतीश बाबू की जो सोच है, उस कल्चर में उपेंद्र बाबू कभी नहीं ढलेंगे। हम लोग ढले हुए हैं। हम लोग के रंग रंग में जेडीयू है, हम लोग के रंग रंग में नीतीश बाबू बसे हुए हैं, एक एक रो में नीतीश बाबू बसे हुए हैं। तो ये वो ढल ही नहीं सकते हैं इस रंग में। वो आप सुन लीजिएगा, आज पार्टी विलय किए हैं, कल उनको लाभ होगा, कल फिर दूसरे जगह चले जाएंगे। उम्र की जो लकीर है उसको पार करना तो बड़ा मुश्किल होता है। हर आदमी को जीवन से गुजर जाना पड़ता है। समय आता है और समय किसी को नहीं छोड़ता है। मृत्यु निश्चित है, हर आदमी जाता है दुनिया से। इस बात को कोई क्यों नहीं समझता? क्या नीतीश जी को ये पता नहीं है कि उनकी उम्र 70 पार हो गई है? उनको देखने वाला कोई दूसरा नहीं है। उनकी पार्टी का कोई दूसरा संरक्षक नहीं है। पार्टी का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ है, कौन है? हम तो यही बात रहे, पूरा कार्यकर्ता में दिमाग में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक रहे, वो प्रोधा बने रहें, मसीहा बने रहें, गार्जियन बने रहें। लेकिन उनके बाद जो कार्यकर्ताओं उत्तराधिकारी के रूप में देख रहा था वो माननीय रामचंद्र बाबू को देख रहा था। और ये इनका काम ही था कार्यकर्ताओं से दिन भर। आप देखे होंगे 10 बजे बैठते थे मिलने के लिए, 10 बजे रात तक मिलते रहते थे।
मंत्री जब आते थे इधर, मंत्री रहते हुए तो दौरा करते थे। ये चारों को पार्टी से निकालना हमारा, इस पे हमको एक लाइन कहना है कि चूंकि चारों व्यक्ति माननीय रामचंद्र बाबू से अटैच थे। 2010 में जब माननीय रामचंद्र बाबू अपना सरकारी सेवा छोड़ करके और वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना उन्होंने कदम रखा, तब माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने उन्हें 4-5 प्रकोष्ठ की जवाबदेही देने का काम किया। माननीय रामचंद्र बाबू अपनी मेहनत से, चूँकि एक IAS ऑफिसर थे, काम में उनका विश्वास था, भाषण में उनका विश्वास कभी नहीं रहा, तो वो उन 4-5-6 प्रकोष्ठों को इतना मजबूत किए, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, और धीरे धीरे प्रकोष्ठों का वो विस्तार किया और 33 प्रकोष्ठ का उनके द्वारा निर्माण किया गया, जिसकी कमेटी पंचायत स्तर पर थी के लेवल से चल रहा है, यानी मुख्य प्रकोष्ठ। उन्होंने बूथ अध्यक्ष 72,400 समथिंग बूथ था, बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव उन्होंने बनाया। पार्टी कभी पंचायत से नीचे नहीं गई थी और बनाया ही नहीं। गांधी मैदान में उन्होंने बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव का सम्मेलन किया, इसमें दूसरे किसी लोगों की भी एंट्री नहीं थी। और माननीय नीतीश कुमार जी का संबोधन हमको लगता है कि अपने राजनीतिक पीरियड में सबसे ज़्यादा उन्होंने भाषण गांधी मैदान में दिया, चूँकि उनकी परिकल्पना थी कि हम बूथ पर कैसे पहुँचे। जिस तरह से भाजपा पन्ना कमेटी बनाए हुए है, बूथ कमेटी बनाए हुए है, यह नीतीश कुमार की सोच थी कि हम कोई काम करते हैं, हमारा काम गांव-गांव तक नहीं पहुंचता है, हम संगठन बनाते हैं, हम बूथ तक नहीं पहुंचते हैं। ये नेता का अरमान था, जिसे पूरा करने में हम लोगों के प्रेरणा स्रोत माननीय रामचंद्र बाबू दिन रात लग करके 28,500 का कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जहां उनका दौरा नहीं हुआ और बूथ तक कमेटी बनी। और इस कारवां में हम लोगों के साथ साथ जिनका नाम निष्कासन में अभी आप सम्मानपूर्वक ले रहे हैं, वो सब साथी थे। लेकिन जब इनका कारवां को नेतृत्व ने देखा तो हमको एक खुले मन से बोल रहे हैं, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन कुमार सिंह तो एक बहाना है, उपेंद्र कुशवाहा जी संसदीय दल के नेता एक बहाना है। ये सारी जो घटना घट रही है, ये हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी की देख रेख में घट रही है और माननीय रामचंद्र बाबू की लोकप्रियता से लगता है कि वो घबराए हुए। आपको ऐसा लगता है क्या कि RCP सिंह के खिलाफ ये सोची समझी साजिश है? उनको केंद्र में तो नीतीश जी ने ही भेजा था, तो जब मंत्री पद पर वो जब काबिज हुए, उसके बाद क्या हो गया, क्या वजह है कि ये RCP जैसे नाराज हो गए? इसके इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा अतीत की ओर जाना पड़ेगा। आप याद करिए 1977 में नीतीश बाबू चुनाव हारे जनता पार्टी से, 1980 में वो चुनाव हारे, 1985 में लोक दल से वो विधायक बने स्वर्गीय देवीलाल जी की कृपा से। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने नेतृत्व को पूछना चाहते हैं कि राजनीति में जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया, आज पार्टी स्वर्गीय देवीलाल जी को याद करने के लिए तैयार है या नहीं? मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूं। सतीश कुमार जी का नाम आपने बड़े गर्व से सुना होगा, पूर्वी चेतना रैली के प्रोधा। मैं नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, आप उस कार्यक्रम के हीरो थे, आपने कभी उन्हें याद किया? जनता दल जॉर्ज पार्टी थी, जॉर्ज जी समता पार्टी में उस पार्टी का विलय थी। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी का संबंध इनके साथ क्या रहा? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, माननीय शरद यादव के साथ संबंध क्या रहा? स्वर्गीय दिग्विजय सिंह का नाम आपने सुना होगा, रघुनाथ झा का नाम आपने सुना होगा,
शकुनी चौधरी जी का नाम आपने सुना होगा। रामस्वरूप प्रसाद नालंदा के एमपी के रूप में आप उनका नाम सुना होगा। जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हिलसा विधायक उषा सिन्हा जी का नाम आपने सुना होगा। शिवानंद तिवारी जी का नाम आपने सुना होगा। ब्रह्मानंद मंडल जी, अरुण कुमार सांसद, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। क्या उनके साथ ऐसा अच्छा संबंध इनका है या कभी रहा? उनके साथ इन्होंने न्याय किया? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी दगाबाज है? ये हम नहीं कहना चाहते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि आखिर इतनी लंबी सफर में आपको एक उत्तराधिकारी तो पार्टी का चुनना पड़ेगा। मैं नीतीश से पूछना चाहता हूं कि आपके पार्टी के लिए, चाहे वो समता पार्टी की हो बात या जेडीयू की बात, जिन लोगों ने अपना तन मन धन समर्पित किया है, आज 2010 से माननीय रामचंद्र बाबू एक आईएएस अफसर है, उनको किसी ने बनाया है मंत्री? हम ऐसा नहीं समझते हैं। अगर मंत्री उनको किन्हीं ने बनाया है तो आईएएस उनको कौन बनाया है? भारत का सर्वोच्च परीक्षण होता है आईएएस, उसमें वो अपने टैलेंट से पास किए हैं। तो 2010 से संगठन को और जेडीयू को जो बूथ स्तर तक ले गए हैं, ये माननीय रामचंद्र बाबू की अपनी मेहनत, अपनी सोच का फल है। हम लोग उनके ऋणी हैं, हम लोग उनके साथ हैं, और जहां रहेंगे मजबूती के साथ हम तमाम लोग उनके साथ हैं। इसलिए नहीं कि रामचंद्र बाबू की टीम के आदमी हैं, इसलिए कि उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने में और नीतीश कुमार जी की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने में दिन रात पसीना बहाया है। तो फिर उस शख्सियत के साथ अन्याय ये चुनाव लड़े और हारे तो फिर वो नेता कैसे बने? देखिए, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, हार जीत उसको प्रभावित नहीं करता है। निरंतर प्रयास, निरंतर लड़ते गए, लोग उनको साथ देते गया और हर लोगों ने उनको, एक हमारे बहुत ही क्लोज रिलेटिव, हमारे रिलेटिव स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद शाह का नाम आपने सुना होगा। 1985 में जब वो चुनाव लड़े माननीय नीतीश बाबू, तो उनके इलेक्शन एजेंट हुआ करते थे। इनको आगे बढ़ाने में चाहे वो सांसद बने, मंत्री बने, दिल्ली देवीलाल जी से मिलने की बात हो, जॉर्ज जी से मिलने की बात हो, शरद यादव जी से मिलने की बात हो, सभी ने उनकी भूमिका सराहनीय रही। बिहार शरीफ से वो टिकट की मांग की, उस दिन से वो नाराज हो गए। तो इतने अच्छे मित्र, राजनीतिक प्रेरणा थी उनके अंदर, जनता दल ज्वाइन कर ली, राष्ट्रीय जनता दल, और लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें 2 बार विधान पार्षद बनाया। आज वो दुनिया में नहीं है। तो मेरा कहना है माननीय नीतीश बाबू से, हम लोगों के मसीहा हैं, जेडीयू के गार्जियन हैं। हम लोग जो 2003 से कुछ लोग और ऐसे कार्यकर्ता हैं जो समता पार्टी से पसीना बहा रहे हैं, डॉक्टर बीपी यादव, उन लोगों से है। तो ये जिस व्यक्ति के साथ आदमी 40 साल काम किया हो, 20 साल काम किया हो, उसका संबंध तो पिता पुत्र का है। बिल्कुल। एक पुत्र पिता से हक मांगता है कि आज जो लोग आपके संगठन में शीर्ष पर बैठे हुए हैं, कभी वो आपको गाली करते थे। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके पेट से दांत निकालने की बात करते थे। उस समय हम लोगों का खून खौलता था। आज आपके जो संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो सीएम हाउस को क्या क्या कहते थे, आप उनका रिकॉर्ड उलट कर देखिए। आपके द्वारा उनके अवैध आवास खाली कराया गया था, उनका रोड पर सामान फेंका गया था, उसमें उनका संबोधन क्या था? तो हम अपने नेता, एक पुत्र अपने पिता से कह रहा है कि आपकी जो इतनी बड़ी संगठन है उसके आप गॉडफादर हो। अगर आप समय रहते इस ताकत को नहीं देखोगे तो एक दिन न जेडीयू रहेगा, ना आपका नीति रहेगा, ना आपका सिद्धांत रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। इतिहास गवाह है, जब जब टूटा है, जनता दल टूटा, नेता पैदा हुए,
जेडीयू भी टूटेगा और रामचंद्र बाबू नेता बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हमारे स्टूडियो में आए हुए जदयू के नेता श्री उपेंद्र कुमार विभूति जी से अभी बेबाक बातचीत हुई। हम आप तक इनकी बातों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और इन्हीं बातों के साथ हम फिर अगले पड़ाव पर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।